नमस्कार। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं की फिजिक्स। 12वीं की फिजिक्स चल रही है, उसका पहला चैप्टर चल रहा है और साथ ही साथ आज की क्लास से हम शुरू करते हैं 11वीं की फिजिक्स। तो चले 11वीं की भौतिकी का हम पहला अध्याय स्टार्ट करें। तो फिजिक्स है चैप्टर जो इसका फर्स्ट है, वो चैप्टर है भौतिक जगत या भौतिकी का परिचय। फिजिक्स का परिचय, फिजिक्स को ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो भौतिक जगत या फिजिक्स भौतिकी का परिचय, यह है आपका पहला अध्याय। अब हम भौतिकी को जानने से पहले ये जानते हैं कि भौतिकी है क्या चीज, भौतिकी किसकी शाखा है, किन चीजों से मिलकर बनी है। तो उससे पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं विज्ञान का। छोटा सा टॉपिक है, बस इसके बारे में आपको समझना है। ये विज्ञान, ये शब्द आप कई बार सुने होंगे, आपको पता भी होगा कि विज्ञान शब्द जो होता है ये क्या है। तो हम आपको विज्ञान का पहले समझा देते हैं शाब्दिक अर्थ। तो विज्ञान को आप गौर से देखें तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, एक है वी और दूसरा होता है क्या, विज्ञान। विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और विज्ञान से। वी का मतलब होता है विधिवत। विधिवत, विधिवत का मतलब होता है व्यवस्थित। विधिवत का अर्थ होता है व्यवस्थित। व्यवस्थित एक ज्ञान को ही कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। कैसा एक ज्ञान, विधिवत एक ज्ञान, एक व्यवस्थित एक ज्ञान। यानी किसी भी वस्तु के बारे में हमको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना ही विज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान का क्या है कि विज्ञान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है साइंस। ये साइंस शब्द आया कहां से, ये साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा है, एक लैटिन भाषा है। उस लैटिन भाषा में एक शब्द था या एक शब्द है साइंटिया। साइंटिया, लैटिन भाषा में एक शब्द है साइंटिया। इसी साइंटिया शब्द से निकल के आया है कौन, साइंस आया है। और साइंटिया का मतलब होता है एक ज्ञान। तो साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान, तो साइंस का अर्थ भी एक ज्ञान होगा, क्योंकि साइंटिया से ही निकल के आया है साइंस। तो कुल मिलाकर के हिंदी में जो शब्द विज्ञान है, इंग्लिश में वो साइंस है और दोनों का अर्थ सेम है। इसका भी मतलब होता है ज्ञान और साइंस का मतलब भी होता है ज्ञान, जानकारी या विद्या। अब हम इसके परिभाषा की बात करें, विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होती है वो परिभाषा है प्रकृति के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान। प्रकृति के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इस परिभाषा में कुछ शब्द हैं, जैसे कि है आपका पहला ये शब्द है कौन सा, प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण संसार। इस संसार की हर एक चीजें वो सब आती हैं प्रकृति के अंतर्गत, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कोई भी चीज हो। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तुएं आती हैं किसके अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत। और उन्हीं वस्तुओं के बारे में हमको एक व्यवस्थित ढंग से, एक सही ढंग से, क्रमबद्ध, क्रम से, क्रमवार तरीके से और प्रयोगों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है उसी को कहते हैं विज्ञान। यानी इस संसार के किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित,
क्रमबद्ध, एक क्रम तरीके से और प्रयोगों से प्राप्त जो एक ज्ञान होगा, प्रैक्टिकली एक ज्ञान जो होगा, उसी को कहा जाता है क्या? विज्ञान। ये हो गई विज्ञान की परिभाषा। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं आपको ध्यान, बस विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है आप जानते हैं जानकारी, जानकारी नॉलेज, किसके बारे में जानकारी? नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति यानी पूरे संसार के बारे में, संसार की हर एक वस्तु के बारे में जानकारी लेना ही कहलाता है विज्ञान। अब हम एक चीज इसमें और बता दें, विज्ञान का एक उद्देश्य है, विज्ञान का एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञान का उद्देश्य है इस प्रकृति को समझना। विज्ञान का जो उद्देश्य होता है, जो इसका टारगेट है, लक्ष्य है, इसका टारगेट ये होता है कि इस संसार की हर एक वस्तु को समझना और उस वस्तु को मानव के लिए उपयोगी बनाना, मानव के लिए उपयोगी बनाना। कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, वो साइंस उसके बारे में समझता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसके बाद उस वस्तु को हमारे लिए उपयोगी बना देता है। और इसके उदाहरण आज आप हर एक जगह देख रहे हैं। हर एक वस्तु का उपयोग, जितनी भी वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हैं यहाँ, वो सब साइंस की ही देन होती, विज्ञान की ही देन है, क्योंकि विज्ञान ने ही उसको खोजा है, विज्ञान ने ही बताया। देखिए हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई है और हम बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि इस वस्तु का उपयोग हम कैसे करेंगे, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी, हम इसका उपयोग क्यों करें, कैसे करें। तो विज्ञान एक ऐसी चीज है, विज्ञान ही है वो जो हमें ये बताया है कि इस संसार की वस्तुओं का हम कैसे उपयोग करेंगे, इस संसार की वस्तुएं हमारे लिए किस किस प्रकार से उपयोगी होती है। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि पानी का जो मनुष्य है, जीव जंतु है, तो पहले केवल एक उपयोग करता रहा होगा, केवल पीने के लिए। लेकिन आज विज्ञान का आप कमाल देखिए, इस विज्ञान की प्रगति देखिए कि उसी पानी से हमें कितनी उपयोगी वस्तु बना करके दे रहा है। जैसे नदियों का जो पानी था, वो पानी पहले बह के सीधे समुद्र में जाता था और समुद्र में जाकर के वो बेकार हो जाता था, किसी काम का नहीं होता था, खारा हो जाता था। तो विज्ञान ने एक खोज किया किसकी? जनरेटर की। उस जनरेटर या जनित्र की सहायता से नदी के पानी को बांध बना के रोका गया और उस पानी से बिजली उत्पन्न कर दी गई। तो जो पानी वेस्ट हो रहा था, जो पानी व्यर्थ हो रहा था, उस पानी का आज रोक करके हमें बिजली उत्पादन करके दे रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका उपयोग हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से ये विज्ञान का विकास हुआ तब से विज्ञान हमें हर एक चीज के बारे में जानकारी दिया, हर एक चीज हमारे लिए उपयोगी बना दिया। तो विज्ञान का जो उद्देश्य था वो मनुष्य के लिए उपयोगी बनाना है। जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हमारे लिए उपयोगी बनाने का काम विज्ञान ने किया है। तो इसकी परिभाषा भी शायद आप समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, उसके बारे में एक ज्ञान जो होता है, एक जानकारी जो होती है, उसी जानकारी को बोला जाता है विज्ञान। तो चले, ये विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है। तो ये संसार बहुत बड़ा है, तो विज्ञान का भी कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। हर एक वस्तु के बारे में विज्ञान बताता है, तो विज्ञान का कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि विज्ञान को सही तरीके से समझने के लिए, विज्ञान को आसानी से समझने के लिए इसे कई भागों में बांट लेते हैं, कई शाखाओं में बांट दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं वो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें। तो जो विज्ञान को मूलतः प्रमुख रूप से बांटा गया है वो दो शाखाएं हैं इसकी। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है उसकी दो शाखाएं हैं। साइंस, इसको दो भागों में, दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा इसकी जो है वो है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान यानी इस भौतिक जगत से संबंधित विज्ञान है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है
फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा जो है वो जीव जंतुओं के बारे में, सजीवों के बारे में है, और उसका नाम है जैव विज्ञान। इंग्लिश में ये है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो विज्ञान की प्रमुखता दो शाखाएं हैं, एक भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस, और दूसरी है जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। भौतिकी विज्ञान माने इसके बारे में हमें भौतिक जगत के बारे में जानकारी मिलेगी। इसको आप ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जैव विज्ञान में हमें सजीवों के बारे में बात करना है। सजीव मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनके बारे में अध्ययन हमें इसमें करना पड़ेगा बायोलॉजिकल साइंस में। इसीलिए इसको आगे दो भागों में और बांट दिया गया है, और ये दो भाग हैं। एक है आपका जीव और जंतुओं से संबंधित है जो है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी है ये। और इसको बांटा गया, ये जो भाग होता है ये है पेड़ पौधों संबंधित, और इसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो जैव विज्ञान यानी सजीवों से संबंधित जो विज्ञान है, जीव जंतुओं संबंधित, जिनके अंदर जीवन होता है उनसे संबंधित जो विज्ञान था उसको दो भाग में बांटा गया, एक जंतु विज्ञान में और एक वनस्पति। तो जंतु विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे छोटी सी चींटी हो, या बड़े से बड़ा कोई जानवर हो, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में। और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो छोटी सी घास हो या बड़ा से बड़ा यूकेलिप्टस का पेड़ हो। तो जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में। अब हम इसको देख लेते हैं भौतिकी विज्ञान को। तो भौतिकी विज्ञान को भी कई शाखाओं में इसे फिर से बांट दिया गया है। अब उन शाखाओं के बारे में हम दिखाते हैं आपको। वो शाखाएं हैं, एक है आपकी भौतिकी, भौतिकी जिसको आप बोलते हैं क्या? फिजिक्स। एक शाखा है भौतिकी, फिजिक्स। दूसरी शाखा है इसकी रसायन, रसायन विज्ञान, जिसको बोला जाता है केमिस्ट्री। तीसरी शाखा इसकी है ये गणित। गणित भी विज्ञान की ही शाखा है, याद रखिएगा इस बात को। गणित, गणना का जो विज्ञान होता है वो गणित में है, तो गणित भी किसका है? विज्ञान की ही एक शाखा होती है ये। फिर है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल विज्ञान। इसके अलावा भी इसकी फिजिकल साइंस की बहुत सारी शाखाएं हैं। तो हम प्रमुख शाखाओं के बारे में अभी हम बात कर ले, प्रमुख शाखाओं के बारे में हम देख ले। भौतिकी, रसायन, ये 11वीं कक्षा में आपको विस्तार से पढ़ाई जाएंगी। मैथमेटिक्स, ये आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं, शुरू क्लासों से, कक्षाओं से देखते आ रहे हैं। ये जो खगोल विज्ञान होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। खगोल विज्ञान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम पढ़ाई करेंगे ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, यानी जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंडों में आपके ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, तारे आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, धूमकेतु आते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस खगोल विज्ञान में। बाकी ये शाखाएं जो है इनके बारे में हम अब आपको अलग अलग चैप्टर के साथ समझाते चलेंगे। तो चलिए, विज्ञान की दो शाखाएं प्रमुख बनी, भौतिकी विज्ञान, जैव विज्ञान, इनको फिर से शाखाओं में बांटा गया है। अब जो अपनी क्लास चलने वाली है वो क्लास चलने वाली है इसकी फिजिक्स की, यानी भौतिकी की। तो अब हम बात करते हैं भौतिकी के बारे में। चले, तो अब हम बात करेंगे विज्ञान की शाखा
भौतिकी के बारे में, भौतिकी यानी फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए देखिए, ये जो फिजिक्स शब्द है, ये शब्द आया है, कहां से निकला है? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था, एक शब्द था ग्रीक भाषा में, फ्यूसिस। जी, ग्रीक भाषा में एक शब्द था फ्यूसिस, और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। घुमा फिरा के हमें पहुंचना वही है, प्रकृति में ही जाना है, संसार के बारे में ही जानना है। बस शाखाओं में थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं कि किसी शाखा में किसी पदार्थ के कुछ गुणों का अध्ययन किया जाएगा, किसी शाखा में कुछ गुणों का अध्ययन किया जाएगा, बस इतने का ही अंतर है। बाकी हम सभी में प्रकृति के बारे में ही बात करेंगे। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द था फ्यूसिस, उसी फ्यूसिस शब्द से निकल आया है कौन? फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। और ये जो भौतिकी होती है, भौतिकी का जो अर्थ है वो भौतिक जगत से है, भौतिक जगत से है, इस संसार से है, भौतिक जगत से है इस भौतिकी का संबंध। अब यदि इसके हम परिभाषा की बात करें तो वैसे तो फिजिक्स को किसी एक परिभाषा में हम नहीं समेट सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती है, एक परिभाषा के अंदर पूरी फिजिक्स नहीं आ सकती है। इसकी परिभाषा देना ना तो संभव है और ना शायद है कि संभव नहीं होगा कि हम फिजिक्स की कोई सटीक परिभाषा दे दें, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि एक छोटी सी परिभाषा के अंदर इसके कार्य क्षेत्र को हम नहीं इकट्ठा कर सकते, नहीं समेट सकते हैं। फिर भी कुछ कार्यकारी इसकी परिभाषाएं हैं, जैसे कि इसकी एक परिभाषा ये कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है, मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। कौन से नियम? जिन नियमों के आधार पर प्रकृति की घटनाएं, यानी आप इसको कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। यानी फिजिक्स में हम ऐसे नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसे नियमों को जानेंगे जिन नियमों के आधार पर, जिन नियमों के अनुसार इस प्रकृति की घटनाएं घटती हैं, प्रकृति में घटनाएं घटती हैं। अब प्रकृति में घटनाएं जैसे कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर पुनः पृथ्वी में वापस लौटना, एक ये घटना हो गई। भूकंप आना, बारिश होना, तूफान आना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये घटनाएं किस नियम के अनुसार घटती है, कैसे घटती है, उसके बारे में हम जानकारी किस विषय में लेते हैं? फिजिक्स में या भौतिकी में। तो एक परिभाषा तो ये हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती है, जिनके अनुसार, जिन नियमों के अनुसार प्रकृति की घटनाएं घटती हैं। फिर अब देखिए प्रकृति में क्या है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मिलके बनी किससे? द्रव्य और ऊर्जा से। ये पूरे संसार में केवल दो ही चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा है। इसके बारे में हम आगे की क्लास में या रसायन विज्ञान में हम विधिवत चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम जान लें। इस संसार में दो ही चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्य और ऊर्जा के। यानी भौतिकी में हम द्रव्य और ऊर्जा, साथ ही इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया, द्रव्य और ऊर्जा के बीच में होने कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये क्या क्रिया करते हैं आपस में, उन क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ दो परिभाषाएं निकली, एक नियमों का अध्ययन किया जाता है, दूसरा द्रव्य ऊर्जा और उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये कार्यकारी दो परिभाषाएं थी। इसके अलावा फिजिक्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी सटीक परिभाषा संभव नहीं है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। चलें, तो इसका कार्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसको भी फिर से शाखाओं में बांट दिया गया है, भागों में इसे बांट के अध्ययन किया गया है ताकि हमें पढ़ाई करने में, हमें अध्ययन करने में आसानी हो। तो चलिए फिजिक्स को भी हम शाखाओं में बांट के देख लेते हैं कि फिजिक्स की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए,
भौतिकी की शाखाएं, भौतिकी की शाखाएं, तो हम देखते हैं कितनी, तो इसे फिजिक्स को मूलतः दो शाखाओं में बांटा गया है, और वो शाखाएं कौन सी है ये देखिए। भौतिकी को भी मूलतः दो शाखाओं में बांटा गया है। एक शाखा का नाम है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी जो शाखा है वो है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और ये कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले जितनी फिजिक्स विकसित हुई, जितने भी फिजिक्स के नियम सिद्धांत बने, कब से? 1900 ईस्वी से पहले भौतिकी के, फिजिक्स के जितने भी नियम और सिद्धांत बने उनको रख दिया गया कहाँ? चिरसम्मत भौतिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में, एक तरीके से पुरानी फिजिक्स में रखा गया। जो भी नियम सिद्धांत 1900 ईस्वी से पहले विकसित हो गए, जिनकी खोज हो गई, उनको रख दिया गया चिरसम्मत भौतिकी में। फिर 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद जितने भी नियम सिद्धांत बने, जितना भी फिजिक्स का विकास हुआ, जितना भी फिजिक्स का विस्तार हुआ, उस फिजिक्स को रखा गया आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में, इनको रख दिया गया था। अब हम चिरसम्मत को शाखाओं में पुनः बांटा गया है, इन शाखाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चिरसम्मत फिजिक्स की जो शाखाएं होती हैं वो देखें कौन सी है। सबसे पुरानी इसकी जो शाखा है उसका नाम है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरी जो शाखा है इसकी वो है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। तीसरी शाखा इसकी है ध्वनिकी। इसके ध्वनिकी में हम तरंगों के बारे में, तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे हम ध्वनिकी में। चौथी शाखा जो आपकी आएगी वो है वैद्युत गतिकी। पांचवी शाखा इसकी जो बनी है वो बनी है प्रकाशिकी, प्रकाश से संबंधित। 10वीं में आप, 10वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, इनके बारे में। और इसकी जो छठवीं शाखा है वो है चुंबक से संबंधित चुंबकत्व। पिछली कक्षाओं में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे 10th क्लास में आपका ये वैद्युतिकी भी मिला था, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर मिला होगा। प्रकाश की आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, इससे संबंधित चुंबकत्व, चुंबक वाले सिद्धांत मिले होंगे, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, और भी बहुत सारे नियम। तो चुंबक के बारे में आप पढ़ चुके हैं 10वीं कक्षा में। अब अगली क्लासों में आपको इनके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास में थोड़ा सा शार्ट रहता है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं रहता, लेकिन अब की कक्षाओं में आपको इन सभी शाखाओं के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं, ये जो 3 शाखाएं यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और ध्वनिकी, इनका अध्ययन आप करेंगे 11th क्लास में। इनका अध्ययन करेंगे आप, इन तीनों शाखाओं का अध्ययन करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स में। इन 3 शाखाओं का अध्ययन किया जाएगा। शेष ये जो आपकी 3 शाखाएं हैं, इन 3 शाखाओं का जो अध्ययन होगा वो होगा 12th क्लास में। वैद्युतिकी, प्रकाशिकी और चुंबकत्व, इन तीनों शाखाओं का अध्ययन आप फिजिक्स में 12वीं क्लास में करेंगे। और ध्वनिकी, ऊष्मागतिकी और यांत्रिकी का अध्ययन आपको 11th क्लास में करना है। इनका इंग्लिश नाम भी आप जान लें।
यांत्रिकी को बोला जाता है मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक, ध्वनिकी को बोला जाता है साउंड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो प्रकाशिकी है इसको बोला जाता है ऑप्टिक्स, और इसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। ये 6 शाखाएं हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म। अब थोड़ा थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में ले ले, बाकी आप अध्ययन इनके बारे में करेंगे तो पूरा डिटेल मिलेगा। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो यांत्रिकी है इसके अंतर्गत आपको गति, बल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, इन सब चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है यांत्रिकी में। यानी गति से संबंधित दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब चीजें आपको अध्ययन करना है यांत्रिकी के अंतर्गत। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा से, गर्मी से, ताप से संबंधित जितने भी नियम है, जितने भी इसके उदाहरण है, जितने भी इसके यंत्र होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है, इंजन होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है ऊष्मागतिकी के बारे में। साथ ही इसमें आपको इसके मात्रक वगैरह, माने एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी ऊष्मागतिकी में ऊष्मा से संबंधित मिलेगी। ध्वनिकी के अंतर्गत आपको तरंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और जितनी भी तरंगे होती है सभी तरंगों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी ध्वनिकी के अंतर्गत। वैद्युत गतिकी, इसके बारे में, विद्युत के बारे में, विद्युत धारा, विभवांतर, विभव, संधारित्र, इन सब चीजों, आवेश, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे वैद्युत गतिकी में। प्रकाशिकी के अंतर्गत आपको प्रकाश से संबंधित घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, साथ ही प्रकाशिक यंत्र जैसे नेत्र, कैमरा और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। और चुंबकत्व, यानी इसमें हम चुंबक से संबंधित घटनाएं, चुंबक क्या होता है, इसमें कौन से गुण होते हैं, चुंबक से संबंधित कुछ नियम है जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये बहुत चुंबक से संबंधित जितनी जानकारी होगी वो हम मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा।